नमस्कार दोस्तों, एक नए क्वेश्चन के साथ हम लोग फिर हैं। ये साउथ सेंट्रल रेलवे का क्वेश्चन पेपर है अपेंडिक्स 2A का और ये भी हाल का ही क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन है बुक्स एंड बजट का। बुक्स एंड बजट का क्वेश्चन पेपर है। उम्मीद है आप लोगों को पहले का वीडियो अच्छा लगता होगा। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और 2A के पेपर पास होने से निश्चिंत हो जाइए। अगर आप लोग सभी वीडियो को बारीकी से सुनेंगे, देखेंगे, तो सभी प्रश्न का आंसर आप दे सकते हैं। और अकाउंट्स के मामले में जो अकाउंट का पोर्शन है, चाहे वो दूसरे डिपार्टमेंट के भी लोग हैं, तो उनका अकाउंट का पोर्शन ज़बरदस्त क्लियर हो जाएगा। इधर-उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या पढ़ें, नहीं पढ़ें, ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी इसमें 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन जो है बहुविकल्पीय है, मतलब ऑब्जेक्टिव है, और 20 क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव है। कई लोग ये पूछते हैं कि सर 2A के पेपर में निगेटिव नंबर होता है क्या? तो आप देख लीजिए, इसके 6 नंबर में है देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग। 2A में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। 3A में होता है, तो बस निगेटिव मार्किंग की चिंता फिक्र से दूर। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जैसे ये बुक्स और बजट का क्वेश्चन पेपर है, पर इसमें ना बहुत सारे क्वेश्चन जो है बुक कीपिंग से भी है। तो कोई नहीं, एक पंथ दुई काज हो जाएगा। थोड़ा बुक कीपिंग का भी ऑब्जेक्टिव समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है कि लॉस ऑफ शुड बी प्रमोटली रिपोर्टेड टू। अगर कोई ब्लैंक चेक अगर गुम हो गया तो क्या करना है? तो कोई अगर ब्लैंक चेक गुम हो गया तो चीफ कैशियर को रिपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, उस बैंक को रिपोर्ट करना है, टू द बैंक विद होम ड्राइंग अकाउंट इज अवेलेबल। सबसे बड़ी बात यह है, जो पहला नंबर का क्वेश्चन है उसका जो आंसर होगा वो ये वाला, कि उस बैंक को जिसके पास उसका अकाउंट अवेलेबल है उसको बताना है कि इस नंबर का चेक मेरा गुम हो गया है, और अगर कोई दूसरा आदमी दे तो उसको ध्यान रखा जाए। इस वीडियो में सबसे बड़ी बात यह है कि हम इंग्लिश और हिंदी डबल वर्जन दोनों चीज़ सीखते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, हिंदी वालों के लिए भी और इंग्लिश वालों के लिए भी अलग से कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि रेलवे फाइनेंस वेयर सेपरेटेड फ्रॉम जनरल फाइनेंस इन विच ईयर। रेलवे का वित्त जो है सामान्य वित्त से कब अलग हुआ? बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। अभी तक ये आता था कि रेलवे का फाइनेंस जो है जनरल फाइनेंस में कब मर्ज हुआ, और इसमें बोला कि भाई कब अलग हुआ, तो 1924 में अलग हुआ था। लेकिन अधिकतर जो क्वेश्चन आता है कब मर्ज हुआ, तो 2017-18 के बजट में रेलवे का जो फाइनेंस है वो जनरल फाइनेंस में मर्ज हो गया। तो ये दो डेट आप लोगों को ध्यान रखना है। 1924 में रेलवे वित्त जो है सामान्य वित्त से अलग हुआ था, और 2017-18 में फिर से एक हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि अकाउंट्स विच आर प्रिपेयर्ड इन accordance with the requirement of government accounts in railway are called। रेलवे में सरकारी लेखों की आवश्यकता के अनुसार तैयार किए गए लेखों को क्या कहते हैं? तो जो सरकारी आवश्यकता के अनुसार लेखा तैयार किया जाता है उसको फाइनेंस अकाउंट कहा जाता है। कौन सा अकाउंट? फाइनेंस अकाउंट। जो रेलवे के अकाउंट का जो स्ट्रक्चर है वो आपको अकाउंट्स कोड के वॉल्यूम 1 में चैप्टर 2 में इसके बारे में जानकारी है। तो रेलवे के जो अकाउंट्स होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है फाइनेंस अकाउंट और एक होता है कैपिटल एंड रेवेन्यू अकाउंट। ये दो अकाउंट मेन है।
बाकी ये जो फाइनल अकाउंट है ये मंथली अकाउंट करंट वाला हिस्सा है, ये अलग चीज़ है। जनरल अकाउंट तो कुछ है तो होता नहीं है। तो जो गवर्नमेंट अकाउंट के अनुसार जो अकाउंट रखा जाता है तो उसको कहते हैं फाइनेंस अकाउंट, और जो कमर्शियल अकाउंट के अनुसार जो अकाउंट रखा जाता है उसको कहते हैं ये वाला कैपिटल एंड रेवेन्यू अकाउंट। कमर्शियल अकाउंट के अनुसार जो अकाउंट रखा जाता है रेलवे में उसको बोला जाता है कैपिटल एंड रेवेन्यू अकाउंट। तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन का आंसर है। एक की जो गवर्नमेंट के अनुसार रखा जाता है अकाउंट उसको बोला जाता है फाइनेंस अकाउंट, और दूसरा जो कमर्शियल के अनुसार रखा जाता है उसको बोलते हैं कैपिटल एंड रेवेन्यू अकाउंट। कैपिटल एंड रेवेन्यू अकाउंट के पैरा 202 में है। अगर आप फर्दर अगर आगे बात कीजिएगा कि भाई जो ये गवर्नमेंट अकाउंट है, गवर्नमेंट अकाउंट को क्लासिफाई किया गया है किसमें, 3 पार्ट में, जो आप लोगों को पता होगा। एक है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दूसरा है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, और तीसरा है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। ये भी क्वेश्चन आता है, इसके पैरा वगैरह आता है, तो हमने पहले बहुत सारे वीडियो में सबके बारे में जिक्र कर रखे हैं, तो उसको सुनिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच ऑफ दीज फंड्स इज नॉट क्रिएटेड आउट ऑफ सरप्लस। रेलवे में जो बहुत सारे फंड है जो सरप्लस, जो रेलवे के रेवेन्यू के सरप्लस से जो पैसा बचता है उससे फंड क्रिएट की जाती है। तो उसमें जो नहीं है वो है RRSK। RRSK क्या है कि RRSK जो है एग्जिस्टिंग फंड है। इट मीन्स क्या, ये RRSK का भी इस्टेब्लिश जो है 2017-18 में 5 साल के लिए हुआ था, और ये 1 लाख करोड़ के बजट के साथ इसको बनाया गया था। तो ये भी क्वेश्चन आता है, और प्रति वर्ष 20,000 करोड़ खर्च करने का प्रावधान किया गया था। RRSK का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो RRSK का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष। नंबर के क्वेश्चन में जो बाकी के ऑप्शन है DF है या DRF है या CF यानी कैपिटल फंड। DF मतलब डेवलपमेंट फंड, DRF मतलब डिप्रेसिएशन रिजर्व फंड। ये सारे फंड रेलवे के सरप्लस से होता है। ये मिसप्रिंट हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनली जनरेटेड सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। अब देखिए, अभी हम लोगों ने फंड के बारे में देखा क्वेश्चन नंबर 4 में, तो क्वेश्चन नंबर 5 में है कि भाई जो इंटरनल सोर्स से जो फंड जनरेट किया जाता है रेलवे में, वो इसमें से कौन नहीं है। रेलवे में 2 तरीके से फंड जनरेशन किया जाता है, इसको बोलते हैं एक इंटरनली और एक होता है एक्सटर्नली। तो इंटरनली में जितने भी फंड है, जैसे कि DRF है, पेंशन फंड है, डेवलपमेंट फंड है, राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष फंड है, कैपिटल फंड है, ये जितने भी फंड है ये सब इंटरनली सोर्स से है। जो इसमें D नंबर है EBR को बोलते हैं एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स। एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स, यह फंड जो है इंटरनली फंड नहीं है, यह एक्सटर्नली फंड है। और एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स में जो पैसा कौन रेलवे को प्रोवाइड करवाता है, तो इसका नाम है IRFC संस्था है जो बाजार से पैसा लेके और रेलवे को कैपिटल में खर्च करने के लिए प्रोवाइड करवाती है। तो वो जो है उसको बोलते हैं EBR के तहत ही बहुत सारे वर्क होता है। आप PPP मॉडल से काम होता है, तो उसको EBR PPP, EBR IF होता है इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, इस तरह से बहुत सारे काम होता है EBR के जरिए। क्वेश्चन नंबर 6 है लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट्स। लगभग हर एक वीडियो में इसके बारे में हम लोग जिक्र करते ही हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के, चाहे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एलोकेशन हो या कैपिटल
एक्सपेंडिचर का एलोकेशन हो वह 8 डिजिट का होता है, दोनों 8 डिजिट का ही होता है। और इसमें किसका क्या कौन चीज़ बताता है, तो लास्ट 2 डिजिट जो है, चाहे रेवेन्यू का हो या कैपिटल का हो, वो प्राइमरी यूनिट को दिखाता है, पीयू को, प्राइमरी यूनिट लास्ट 2 डिजिट। अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो शुरू के जो 2 डिजिट है वो डिमांड नंबर को बताता है कि कौन से डिमांड का है, और उसके बाद बीच के जो 4 डिजिट है वो उसको आप माइनर हेड, डिटेल हेड कह सकते हैं, और उसके बाद जो लास्ट के 2 डिजिट है वो प्राइमरी यूनिट है। और अगर इसी तरह कैपिटल फंड के एक्सपेंडिचर एलोकेशन की बात करें तो इसके जो शुरू के जो 2 डिजिट है वह जो है सो सोर्स ऑफ फंड के बारे में बताता है। सोर्स ऑफ फंड इट मीन्स जैसे डीआरएफ का 21 होता है, डीएफ डेवलपमेंट फंड का तो 23, 33, ये सोर्स ऑफ फंड जो है आप लोगों को एकदम याद रखना है कि किसका क्या होता है। इससे आपको पता चल जाएगा कि यह कौन से फंड से यह काम हुआ है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है कि नेम द इनिशियल डॉक्यूमेंट फॉर मेकिंग अ बुक एडजस्टमेंट इन अकाउंट्स ऑफिस। लेखा कार्यालय में जो बुक एडजस्टमेंट किया जाता है उसका नाम क्या है? तो लेखा कार्यालय में जो बुक एडजस्टमेंट किया जाता है वो जेवी के थ्रू किया जाता है। जेवी का नाम है जनरल वाउचर। जो लोग भी टीसी बनाते होंगे, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, तो उनको पता होगा। अकाउंट्स में जो अकाउंट्स के बाहर के लोग होंगे तो उनको पता नहीं हो, तो जेवी जो है जब भी कोई भी एडजस्टमेंट की जाती है, सपोज कीजिए कि कोई ट्रांजैक्शन एक रेलवे से दूसरे रेलवे के बीच हुआ या एक एलोकेशन से दूसरे एलोकेशन से बीच में होगा, तो वो जेवी के थ्रू अकाउंटिंग की जाती है। मतलब अकाउंटिंग करने के लिए जेवी बनाना जरूरी है, और वो जेवी में फिर वही 8 नंबर का एलोकेशन डालना होता है, तो इससे पता चलता है जेवी। और ये जो CO7 है, CO7 जो है बहुत अच्छा है। इसका फुल फॉर्म भी दे रखा है, कंटिन्यूटी ऑर्डर। CO7 को बोलते हैं कंटिन्यूटी ऑर्डर ऑर्डर। और एयू अकाउंटिंग यूनिट। तो CO7 जो है, CO7 का काम क्या है, जैसे कि बिल जब अकाउंट्स में पास होने के लिए आता है, तो सपोज कीजिए सैलरी का बिल है, तो पहले बहुत सारे सैलरी अलग अलग बिल यूनिट के अनुसार से CO6 जनरेट होता है, और फिर एक नेचर के अगर जितने भी एक्सपेंडिचर होता है उस सभी का मतलब 10 या 15 CO6 मिला के एक CO7 बनता है। मतलब एक नेचर का जो भी एक्सपेंडिचर होगा तो एक CO7 होगा। तो ये CO7 ये है। यानी जब भी किसी का बिल पास करना है, चाहे सैलरी का पैसा हो या प्राइवेट पार्टी का हो, कुछ भी हो, तो इसके लिए CO6 और CO7 होता है। और जेवी जो है एडजस्टमेंट के लिए होता है। हालांकि अगर किसी को जैसे अगर सैलरी का है, अगर एक रेलवे से दूसरे रेलवे भेजना है, तो फिर उसमें भी जेवी बनाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि वर्कशॉप और टर्न स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड इन हाउ मेनी पार्ट। वर्कशॉप में ना एक और टर्न स्टेटमेंट तैयार की जाती है, और यह जो है सो वर्कशॉप में जो भी काम होता है तो उसके आधार पे वर्कशॉप ये तैयार किया जाता है। तो वर्कशॉप और टर्न स्टेटमेंट जो है दो दो पार्ट में तैयार की जाती है। जो पार्ट फर्स्ट होता है, जो उसी मंथ एडजस्ट हो गया, यानी मान लो कोई वर्क ऑर्डर मिला और उसका काम हो गया इसी मंथ, और जिसके लिए काम किया गया था उसको डेबिट क्रेडिट कर दिया गया, तो वो पार्ट 1 में होगा। और कोई काम पेंडिंग रह गया या कोई काम एक्सेप्टेंस के लिए रुका हुआ है, यानी जिसका काम किया वो अभी उसके तरफ से स्वीकृति नहीं मिली है, तो तब तक उसको और टर्न स्टेटमेंट 2 में रखा जाता है, जिसको वर्क इन प्रोग्रेस भी कहा जा सकता है। और वर्क इन प्रोग्रेस ही WMS का क्लोजिंग बैलेंस होता है, वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस का क्लोजिंग बैलेंस होता है। तो और टर्न स्टेटमेंट जो है वर्कशॉप जनरल रजिस्टर WGR से तैयार की जाती है, और यह जो है जितने भी वर्क ऑर्डर है उसके आधार पर किया जाता है। इसका पर्पस क्या है कि चार्जिंग द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन द वर्कशॉप टू द अकाउंट्स हेड।
जितना भी एक्सपेंडिचर वर्कशॉप में हो रहा है उसको मतलब एग्जैक्ट चार्जिंग करने के लिए, जैसे कि कौन से प्लान हेड में काम हो रहा है, कौन से रेवेन्यू हेड में काम हो रहा है, नॉर्मली डिमांड नंबर 5, 6, 7 में काम होगा और ट्रांसफर अदर रेलवे का करना है तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ। बैलेंस शीट ये बुक कीपिंग का एक क्वेश्चन है। तो अगर कोई बुक कीपिंग में अगर बैलेंस शीट बनाते होंगे तो पता होगा कि जब बैलेंस शीट हम बनाते हैं तो उसमें पहले बुक कीपिंग में ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और उसके बाद बैलेंस शीट बनता है। तो बैलेंस शीट में क्या है, एसेट्स भी होता है, लायबिलिटी भी, कैपिटल। तो ये इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा ऑल होगा, सभी। बैलेंस शीट स्टेटमेंट में सभी चीज होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाउ मेनी शेड्यूल्स आर सेंट विद मंथली रेवेन्यू अकाउंट करेंट। जो मंथली रेवेन्यू अकाउंट करेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसमें कितने शेड्यूल होते हैं। अकाउंट करेंट क्या होता है, पूरे महीने में अकाउंट करेंट कहते हैं कि एन अकाउंट करेंट इज सिंपली अ स्टेटमेंट। अकाउंट करेंट एक स्टेटमेंट है शोइंग, जिसमें शो होता है द रिसिप्ट एंड डिसबर्समेंट ऑफ एन अकाउंट सर्किल डुली क्लासिफाइड अंडर द प्रेस्क्राइब हेड्स ऑफ अकाउंट। एक महीने में एक अकाउंटिंग यूनिट में कितना रिसिप्ट हुआ और कितना खर्चा हुआ, उसका एक डाटा ब्यूरा जो रहता है वो अकाउंट करेंट होता है। यह अकाउंट करेंट मंथली बेसिस पे तैयार की जाती है और यह एक जोनल रेलवे के अंदर जितने भी अकाउंटिंग यूनिट है, जैसे डिवीजन है, वर्कशॉप है, तो सभी अपना अपना अकाउंट करेंट बना के और हेडक्वार्टर को एफएनसीओ बुक्स हेडक्वार्टर को सबमिट करते हैं और फिर उसको कंपाइल करके और उसको रेलवे बोर्ड में सबमिट किया जाता है। अभी ये बोला जा रहा है कि जो रेवेन्यू शेड्यूल का अकाउंट करेंट है, तो इसके अपेंडिक्स 11 में इसके बारे में था, तो इसमें 29 था। उसी से संबंधित है कि फाइनल अकाउंट करेंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर क्लोजर ऑफ बुक्स। तो हर मंथ जो है सो मंथली अकाउंट करेंट बनता है। उसके बाद साल के लास्ट में मार्च अकाउंट क्लोज होने के बाद जो मार्च अकाउंट में फाइनल अकाउंट करेंट तैयार किया जाता है। आजकल सारा चीज जो आईपास पे आ गया है, तो हर महीना लगभग सेटलमेंट होते ही रहता है। फिर भी अगर कोई सेटलमेंट रह गया तो फाइनल अकाउंट करेंट में मार्च में तैयार किया जाता है। और इसके बारे में जो है अकाउंट करेंट वॉल्यूम 1 के चैप्टर 3 में इसके बारे में बताया गया है, अकाउंट करेंट के बारे में। और जो शेड्यूल कैसे लगेगा वो शेड्यूल 11 में है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि लोअर ऑपरेटिंग रेशियो इंडिकेट। पहले तो ऑपरेटिंग रेशियो है क्या वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि पहले के वीडियो में हमने इस सब के बारे में चर्चा कर रखा है कि ऑपरेटिंग रेशियो क्या है। यही कि अगर आप पुराने वाले वीडियो देखिएगा तो आप इसके भी आंसर आराम से दे सकते हैं। मतलब क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ में आ जाएगा, किसी भी रेलवे का उठा के देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा बेसिक बातें। तो जो ऑपरेटिंग रेशियो है किसी भी एक रेलवे का क्या एफिशिएंसी है, 1 रुपया कमाने के लिए उसको कितना रुपया खर्च करना पड़ रहा है, उसकी जानकारी जो इकट्ठा की जाती है उसी को ऑपरेटिंग रेशियो कहा जाता है। ऑपरेटिंग रेशियो का जो फॉर्मूला है वो याद रखना जरूरी है, GWE अपॉन GE मल्टीप्लाई 100, ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंडिचर अपॉन ग्रॉस अर्निंग मल्टीप्लाई 100। ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंडिचर में जो है डिमांड नंबर 3 से लेके 14 तक के खर्चे आता है। ठीक है, तो अगर ऑपरेटिंग रेशियो कम है, क्वेश्चन यही था कि ऑपरेटिंग रेशियो अगर लो है तो इसका मतलब हो गया कि सही है, मतलब 100 है। सपोज कि ऑपरेटिंग रेशियो 95 आ रहा है, 90 आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि 100 रुपया कमाने के लिए 90 रुपया ही खर्च करा जा रहा है। और ऑपरेटिंग रेशियो अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी जो वर्किंग एफिशिएंट वर्किंग है पुअर वर्किंग कहा जा सकता है। तो इसमें दो ही बात हो सकता है ऑपरेटिंग रेशियो में, या तो एफिशिएंट वर्किंग या पुअर वर्किंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू
क्वार्टर्स इज चार्जेबल टू, अगर नया क्वार्टर बनाना है तो वो किस चीज से बनेगा, तो वो बनेगा डीएफ से। अब डीएफ जो है सो 4 प्रकार का होता है, DF1, DF1, 2, 3 और 4। और इसको याद करने के लिए ऐसे याद कर सकते हैं, PLUS। P से पब्लिक है, पब्लिक के सुविधा के लिए जो खर्चा किया जाएगा वो DF1 से। जो लेबर यानी कर्मचारियों के लिए जो खर्च सुविधा के लिए खर्च किया जाएगा DF2 से। U से होता है अनरिम्यूनरेटिव वर्क्स, जिसमें अलाभकारी कार्य कोई करना है तो 3 से, और सेफ्टी काम करना है तो DF4 से किया जाता है। तो चूंकि यहाँ स्टाफ का क्वार्टर बनाना है तो उसको DF2 से खर्च किया जाएगा। कैपिटल से नॉर्मली न्यू लाइन्स ये सब बनाया जाता है, या कोई नया सामान खरीदना है तो उसको खर्चा कैपिटल से किया जाता है। DRF से जो है रिप्लेसमेंट एंड रिन्यूअल वर्क किया जाता है DRF से। और रेवेन्यू तो पता ही है, रेवेन्यू जो है जो काम पहले हो रखा है उसका मरम्मत रख रखाव का जो खर्चा है वो रेवेन्यू से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ RPF इज बुक्ड टू विच डिमांड। अभी आप लोग को बोलते हैं हर वीडियो में कि आप लोग को सभी डिमांड के बारे में रट्टा मार देना है। 1 से 16 रेलवे में 16 डिमांड होता है, जिसमें 1 और 2 रेलवे बोर्ड लेवल पे काम करता है, और डिमांड नंबर 3 से जोनल लेवल पे। अब इसमें RPF के जो खर्चे हैं ना वो डिमांड नंबर 12 में बुक होता है। RPF के जो खर्चे हैं वो डिमांड नंबर 12 में बुक होता है। 15 नंबर में है कि एक्सपेंडिचर ऑन पेंशन एंड रिटायरमेंट बेनिफिट। पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट किस डिमांड में बुक किया जाता है, तो डिमांड नंबर 13 में बुक किया जाता है। अब 12 में तो समझ ही गए RPF का खर्चा, और 14 में जो है एप्रोप्रिएशन टू DRF एंड पेंशन होता है। अब 16 नंबर में है कि डिमांड नंबर 2 सेंट्रलाइज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर द पर्पस ऑफ बजटिंग अंडर डिमांड नंबर 2। डिमांड नंबर 2 में जितने भी सेंट्रलाइज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जैसे IRIFM, IRISET, सितारा, ये सब जो है सो सेंट्रलाइज ट्रेनिंग, 6-7 सेंट्रलाइज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है रेलवे का। तो सभी के जो खर्चे हैं वो डिमांड नंबर 2 में बुक होता है। इसके अलावा सर्वे, अगर कोई नया काम करना है तो उसमें जो सर्वे पर जो खर्चा किया जाएगा वो भी डिमांड नंबर 2 में बुक होगा। फिर अगर काम शुरू हो जाएगा तो उस खर्चे को डिमांड नंबर 2 से निकाल के जिस प्लान हेड से काम होगा उस प्लान हेड को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, चार्ज कर दिया जाएगा। और RDSO के खर्चे डिमांड नंबर 2 में बुक होता है। तो ये देखिए सबसे मजेदार बात है कि अभी 3 क्वेश्चन लगातार डिमांड नंबर से पूछा गया। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर प्लेस्ड अंडर ऑब्जेक्शन आर क्लियर्ड। कोई भी ऐसा आइटम्स है जो ऑब्जेक्शन के अधीन है तो उसको क्लियर कब करेंगे, जब सक्षम अधिकारी इसको मंजूरी दे देंगे। जो भी कोई भी आइटम है सभी के पावर है SOP में, तो जो जिसके पावर में आएगा अगर वो सक्षम अधिकारी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसको मंजूरी दे देंगे तो वो ऑब्जेक्शनेबल आइटम जो है उसको वहां से हटा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कंटीजेंट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है। बस नाम से ही है आकस्मिक व्यय, तो आकस्मिक व्यय का मतलब क्या होता है, इंसिडेंटियल टू द मैनेजमेंट और अपकीप ऑफ द ऑफिस। इसमें B नंबर होगा अनफोर्सेन एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग प्रोग्रेस ऑफ वर्क। और जो कंटीजेंट एक्सपेंडिचर है वो ऑफिस के रख रखाव में भी खर्च किया जाता है। तो इसमें ये दोनों ऑप्शन होगा, ये दोनों ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि कोई भी सेरेमोनियल ओकेजन्स में जो खर्चा होता है वो किसको बुक किया जाता है, रेवेन्यू को या कैपिटल को। ये क्वेश्चन AFA लेवल के भी क्वेश्चन में आता है, किसी भी लेवल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है रेवेन्यू। रेवेन्यू में बुक किया जाता है। कोई भी समारोह पर जो खर्चा होता है वो रेवेन्यू को बुक किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 20 है, वर्क्स रिक्वायर्ड टू सेफ गार्ड द प्रॉपर्टी और रिपेयर द डैमेज ट्रैक ड्यू टू फ्लड्स एक्सेट्रा आर डन थ्रू। ये हमने पहले भी चर्चा कर रखा था, उसको बोलते हैं अर्जेंसी सर्टिफिकेट। और अर्जेंसी सर्टिफिकेट का मैं लिंक जो है सो ब्लॉग का लिंक इसमें डाल दूंगा कि अर्जेंसी सर्टिफिकेट होता क्या है। अर्जेंसी सर्टिफिकेट जो है इंजीनियरिंग कोड के पैरा 1103 में इसके बारे में जिक्र किया गया है। इंजीनियरिंग कोड के पैरा 1103 और अर्जेंसी सर्टिफिकेट जो बनाया जाता है वह फॉर्म संख्या 1104 में बनाया जाता है। तो अर्जेंसी सर्टिफिकेट में क्या है कि वर्क्स विच आर कंसिडर टू बी अर्जेंटली नेसेसरी टू सेफगार्ड लाइफ और प्रॉपर्टी, ऐसा काम जिसको कंसिडर किया जाएगा जो अर्जेंटली हो, नेसेसरी हो, जिससे लाइफ को बचाया जा सकता है या प्रॉपर्टी को बचाया जा सकता है, और टू रिपेयर डैमेज टू द लाइन, या लाइन जो डैमेज हो गया किस वजह से, फ्लड आ गया, एक्सीडेंट हो गया, या कोई और अदर अनफोर्सिन कंटीजेंसी हो गई, तो उसके कारण जो उसको रीस्टोर किया जाएगा तो वो अर्जेंसी सर्टिफिकेट के थ्रू किया जाएगा। अर्जेंसी सर्टिफिकेट का है कि जो डिविजनल इंजीनियर होता है वो अपने लेवल पे उसको काम कर देते हैं। और नियम ये है कि कोई भी काम ऐसा हो जिसको अर्जेंसी सर्टिफिकेट में लाया गया है, तो ऐसे नहीं कि सीधे कोई भी काम अर्जेंसी सर्टिफिकेट के जरिए कर देंगे। तो उसमें इस क्लासिफिकेशन इसमें ये किया जाता है कि डिविजनल इंजीनियर में ऑथराइज द commencement of the work but should at once submit through usual channel a report to the authority competent to give administrative approval to the work and to allot the required fund। मतलब काम कर पैसा चाहिए तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेना जरूरी है। दिस रिपोर्ट विच में बी कॉल्ड एन अर्जेंसी सर्टिफिकेट और अर्जेंसी रिपोर्ट भी कहा जा सकता है, और उसको फॉर्म संख्या 11 में तैयार की जाती है। उसमें क्या है कि उसमें ये लिखा जाता है वर्क का डिस्क्रिप्शन, उसके बाद डेट कब शुरू हुआ, सरकमटांसेज किस परिस्थिति के कारण इस काम को इस कैटेगरी में लाया गया है वो भी लिखना जरूरी है। उसके अलावा जो मैक्सिमम प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ द वर्क, कितना खर्चा हो जाएगा, ये सब इसमें अर्जेंसी सर्टिफिकेट में ये सब चीज़ें बताना होता है। तो चलिए हम लोगों ने 20 नंबर क्वेश्चन तक देखा। अब फिर आगे का क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे, अगले पार्ट में। तो तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।